एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या पढ़ाया गया था, मीनिंग पढ़ाया गया था। काम करवाने का तरीका इज नोन एज मैनेजमेंट। गॉट इट क्लियर। आपके घर में वो मेड सर्वेंट आती है जो सो कॉल्ड खाना बनाने का काम करती है। अब एक दिन झाड़ू वाली ने बोला हम नहीं आएंगे, धोबन ने बोला हम भी नहीं आएंगे। तो मम्मी ने पहले उससे खाना बनवा लिया, फिर थोड़ा सा उसको मोटिवेट किया, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे का लालच भी दिया, और उससे कपड़े भी धुलवा लिए खाना बनवाने के बाद। मतलब नहीं तो रोटी में से डिटर्जेंट की महक आती है अगर पहले कपड़े धुलवाए जाते। और बाद में झाड़ू भी लगवा लिया। पहले अगर झाड़ू लगवाते तो सब्जी में किरकिरी मिट्टी आती है एकदम। तो मम्मी ने भी क्या अप्लाई किया, सिंपली मैनेजमेंट। गॉट इट क्लियर। एंड मम्मी हैज टू सी टू दिस कि गेस्ट के आने से पहले घर में साफ सफाई ठीक ठाक हो जाए, टाइम पे काम खत्म हो जाए। और क्या हम उस मेड सर्वेंट को 2-4 करोड़ रुपए दे देंगे? नो, 50, 100, 200 रुपए जो उसका बनता है। तो एकदम ऑप्टिमम कॉस्ट में काम करवाना इज नोन एज व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन, एफिशिएंसी। और सही समय पे काम कंप्लीट हो जाना इज नोन एज व्हाट, इफेक्टिवनेस। इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए। और ये चीज मम्मी ने सीखी कहां से और किसके डायरेक्शन पे काम किया? सर दादी माँ के डायरेक्शन पे। तो दादी माँ हो गई टॉप लेवल और मम्मी हो गई मिडिल लेवल, और वो शीला और मुन्नी जिससे काम करवाया गया वो ऑपरेशनल लेवल। जो लोग क्लास में रेगुलर नहीं आ रहे हैं वो भी घर में यही सब काम कर रहे हैं, बेसिकली झाड़ू पोछे बर्तन का। चलिए। तो टॉप लेवल आपको पढ़ा दिया गया था और इसका कोड वर्ड सिखाया गया था, अगर सबको याद हो तो। द कोड वर्ड वॉज कार्ड बेसिकली। गॉट इट क्लियर। और यहाँ पे कोड वर्ड था MACRO, इट इज मैक्रो। समझ में आ गया? तो मिडिल मैनेजमेंट का मैक्रो है। और इनका क्या था, पतला सिगड़ा स्लिम, याद रहेगा। तो टॉप लेवल के फंक्शंस क्या थे? कार्ड। मिडिल लेवल के मैक्रो, और उसके बाद स्लिम, एकदम नीचे वर्कर थोड़े पतले होते हैं ना, ज्यादा चौड़े नहीं होते हैं। समझ में आ रही बात? चलिए। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन पढ़ लिया था। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में हमने यही पढ़ा था कि भाई जैसे अंबानीज और अडानीज हैं, इनके जो बच्चे हैं ऑब्वियस सी बात है भाई बिजनेस कल को उन्हीं को मैनेज करना है। बट दे मे नॉट बी एज दैट मच एक्सपीरियंस जितना बाजार का पर्सन एक्सपीरियंस होगा। तो इट इज बेटर कि हम ये देखें कि भाई मुकेश अंबानी अपने बेटे को असिस्टेंट डायरेक्टर बना दें और सीनियर डायरेक्टर किसी आईएम के ग्रेजुएट को या किसी 10 ईयर एक्सपीरियंस्ड टाटा सन्स के सीईओ को अपने पास ले आए, ताकि उनका बेटा सो कॉल्ड उनके गाइडेंस में कुछ सीख भी जाए। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। सो हेयर वी से कि हम अपने बिजनेस को जो मैनेज करवाएंगे वो फैमिली के जो सो कॉल्ड लीनियल डिसेंडेंट्स होंगे दे विल मैनेज। बट अगर कोई पढ़ा लिखा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पर्सन आ जाएगा तो बिजनेस और बेटर ग्रो करेगा। गॉट इट क्लियर। तो प्रोफेशन का मतलब तो सबको पता है, बट अगेन मैनेजमेंट हम कर सकते हैं प्रोफेशनली, बट मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन बेसिकली। गॉट इट क्लियर। आपको सीए बनना है तो ICAI की मेंबरशिप चाहिए, कैसे? पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। डॉक्टर बनना है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की मेंबरशिप चाहिए, कैसे मिलेगी? MBBS MD MS की पढ़ाई करनी पड़ेगी। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आप एक अच्छे मैनेजर हैं तो आप कहीं से मेंबरशिप लेके आए। एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन having no official training on management lessons can also act as a very good manager। जरूरी नहीं कि अगर आपकी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं तो उन्होंने किसी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से कुकिंग सीखी है, ये जरूरी कुछ भी नहीं होता है। तो मैनेजमेंट ज्यादातर प्रैक्टिस से आता है, ग्रूमिंग उसकी पढ़ाई से हो जाती है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो पढ़ाने के लिए सो कॉल्ड बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्कूल जैसे इंस्टीट्यूशन में अगर जॉब चाहिए तो बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री के साथ इक्विप होना बहुत नेसेसरी है। बट इज इट ट्रू कि जिनके पास भी बीएड की डिग्री होगी वो सही में बहुत अच्छा पढ़ा पाएंगे? ये कोई भी जरूरी नहीं है। बट जो अच्छा पढ़ा रहा है अगर उसने बीएड कर लिया तो थोड़ा सा 4 मून्स लग जाएंगे उसके प्रोफेशन पे। 4 मून मतलब 4 चांद लग जाते हैं। लॉजिक अंडरस्टूड? समझ में आ गया? चलिए। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन, आगे चलते हैं एंड वील अंडरस्टैंड दैट वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट और नॉट। व्हाट इज एन आर्ट? एक चुटकी सिंदूर नहीं, गरम मसाले का टेस्ट आप क्या जाने खाऊ बाबू। अब मान लीजिए कि आपकी मम्मी ने, लेटस से आजकल ठंडी का जमाना है तो मटर ज्यादा बन रहा है घर में, मटर आलू बनाया और मैंने भी मटर आलू बनाया। इज इट नेसेसरी कि दोनों मटर आलू का टेस्ट एग्जैक्टली सेम होगा? नो, इट मे बी, इट मे नॉट बी। 99.99% वो सेम नहीं होगा। बट अगर किसी रेस्टोरेंट पे आप जाते हैं पिछले 5 साल से और वहां पे आप मटर आलू खा रहे हैं तो आपको लग रहा है सर वहां पे तो टेस्ट एकदम सेम है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पे मटर आलू इज बीइंग कुक्ड एज अ साइंस। घर में टोमेटो सूप बन रहा है,
पिछले हफ्ते बना था टेस्ट वाज डिफरेंट, इस वीक बना टेस्ट इज डिफरेंट, क्योंकि घर में कोई प्रिजर्वेटिव्स यूज नहीं हो रहे हैं। जो मार्केट में टोमेटो मिला बढ़िया क्वालिटी का मिला तो सूप का टेस्ट भी बहुत अच्छा। गलती से एक टोमेटो गड़बड़ डल गया तो सूप की बैंड बज गई। बट रेस्टोरेंट में टोमेटो सूप जो बनता है चिल्ड्रन, क्या वो ओरिजिनल टोमेटो से बनाया जाता है? कभी नहीं बनाया जाता। उनके पास तो प्रिजर्वेटिव पाउडर होता है, वो उसी से बनाते हैं। दैट्स व्हाई एवरी टाइम द टेस्ट इज एग्जैक्टली सेम। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? पक्का? तो कुकिंग को सीखना इज अ साइंस बेसिकली। जब आपने कोई कुकिंग कोर्स वगैरह ज्वाइन कर लिया, भाई 1 चुटकी नमक, 3 चुटकी हल्दी एंड ऑल दैट, वो कांस्टेंट रहेगा। बट जब आप कुकिंग करेंगे और अपने घर में या अकॉर्डिंगली किसी पर्सन के टेस्ट के हिसाब से कोई रेसिपी बनाएंगे, तो भाई लोगों को नमक थोड़ा कम पसंद है तो आप नमक डालेंगे ही नहीं, लोगों को थोड़ा तीखा खाना पसंद है तो मिर्ची बढ़ा देंगे। बट कुकिंग कोर्स में आपको ऐसा सिखाया नहीं गया है। तो हेयर योर स्टाइल ऑफ कुकिंग इज एन आर्ट व्हाट यू आर डूइंग, बट व्हाट यू लर्नड इन अ कुकिंग क्लास इज अ साइंस बेसिकली। समझ में आ गया? तो भाई जो सिलेबस है टीचर आपको पढ़ा देगा, हर टीचर एक ही सिलेबस फॉलो करता है एक सब्जेक्ट में, इट इज साइंस हो गया। बट पढ़ाने का तरीका, एग्जाम्पल्स देने का तरीका इज आर्ट। खोपड़े में बात गई? तो अब ढेर सारे लोग थे जिन्होंने आईआईएम से या किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से एमबीए की पढ़ाई कर ली। इज इट नेसेसरी कि ऑल आर सक्सेसफुल मैनेजर्स इन देयर ऑर्गेनाइजेशन चिल्ड्रन? नो। कुछ ने तो अपना स्टार्टअप चालू कर दिया, नौकरी की ही नहीं। कुछ सीईओज बन गए। कुछ अच्छे सीईओज हैं जो एम्प्लॉय की साइकोलॉजी समझते हैं, मोटिवेट करते हैं, बूस्टअप करते हैं उनके टैलेंट को और अच्छा काम निकलवा लेते हैं। और कुछ एकदम भाई हिटलर टाइप, 2 दिन एम्प्लॉय छुट्टी पे चला गया, लात मार के नौकरी से बाहर, 4 साल बाद कंपनी में गोदरेज का ताला लटक गया वहां पे। तो इन दैट केस एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज आर्ट, और जो पढ़ाया जाता है मैनेजमेंट में दैट इज सिंपली साइंस बेसिकली। समझ में आ गया? तो हर बच्चे की स्कूलिंग क्लास 12 तक हो गई, सबने मान लीजिए साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज वगैरह वगैरह पढ़ लिया। क्या जरूरी सारे कॉमर्स वाले सीए बन जाएंगे? नो, एब्सोल्युटली नॉट। कितने ऐसे भी होते हैं सीए बनने के बाद अब मेरा मन कर रहा है होटल खोलने का, तो चलो एक होटल भी खोल लिया, पढ़ाई लिखाई की थी, नौकरी करके 10 20 50 लाख रुपए कमा के कैपिटल भी मिल गया, और फिर एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होटल मैनेजमेंट का ज्वाइन कर लिया ताकि होटल कैसे चलाना है थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। सो डन सीए एंड देयर आफ्टर होटल चला रहे हैं। या मान लीजिए फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लिया, 2 4 5 साल किसी बढ़िया आउटलेट पे नौकरी की, और उसके बाद एक अपनी कपड़े की फैक्ट्री या एक लोकल बुटीक खोल लिया। तो पढ़ाई इस फोकस से की थी कि नौकरी करेंगे, बट बाद में उस पढ़ाई को अपने हिसाब से यूज करके स्टार्टअप सेटअप कर लिया। सो योर एजुकेशन वाज अ साइंस बेसिकली, एक सेट स्टैंडर्ड पे चल रही थी, बट आपके एजुकेशन का जो एप्लीकेशन हो गया वो आपके पैशन के अकॉर्डिंगली हुआ। सो हेयर योर एजुकेशन बिकम्स एन, समझ में आ गई बात कि नहीं आई बात? पक्का? चलिए। सो द स्किल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, तो जो नॉलेज आपको मिली दैट वाज साइंस, बट आपने जिस तरीके से उसको अप्लाई किया इज व्हाट चिल्ड्रन? इज एन आर्ट बेसिकली। तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट आर्ट है या मैनेजमेंट आर्ट नहीं है। लेट्स सी। तो भाई किसी भी चीज को आर्ट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पर्सनलाइज एप्लीकेशन। सारे गामा पाधानी सा सब पढ़ते हैं। ए आर रहमान जी ने भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, फॉर्मली इनफॉर्मली। सोनू निगम जी ने भी पढ़ा। सोनू निगम जी अच्छे सिंगर बन गए और ए आर रहमान साहब अच्छे म्यूजिक कंपोजर बन गए। समझ में आ गया? अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस हो गया सोनू निगम जी को, तो ऐसा नहीं कि वो म्यूजिक कंपोज नहीं कर सकते, बट ए आर रहमान जी जितना अच्छा करते हैं उतना अच्छा नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं कि ए आर रहमान साहब गाना गाएंगे तो फटे बांस की तरह हमारे आपकी तरह होगा। नो, गाना अच्छा गा सकते हैं, बट जो लता मंगेशकर जी की आवाज थी या किशोर कुमार की आवाज थी वैसी नहीं है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मान लीजिए कि 2 मैनेजर्स हैं, दोनों ने मैनेजमेंट की पढ़ाई तो की, बट दोनों का उस पढ़ाई को अप्लाई करने का तरीका डिफरेंट है। इफ आई टॉक अबाउट चिल्ड्रन मिस्टर रतन टाटा, अब अगर मैं इनको बोलूं ही इज ऑल्सो अ गुड मैनेजर, अरे नहीं सर मैनेजर का सीईओ है, वो तो डेजिग्नेशन हो गया। अंग्रेजी में मैनेजर का मतलब वन हु मैनेजेस द थिंग्स। और उसके बाद अगर हम बात करें चिल्ड्रन मिस्टर मुकेश अंबानी जी की, ये भी बिजनेस अच्छा मैनेज करते हैं, बट इनका जो व्यू पॉइंट है दैट इज कैपिटलिस्ट इन नेचर, और इनका जो व्यू पॉइंट है दैट इज सोशलिस्ट इन नेचर। अंबानी साहब के पास अपना ही शेयर होल्डिंग कम से कम लाखों करोड़ों की होगी रिलायंस में, बट रतन टाटा जी के पास, मैंने अभी पढ़ा था एक जगह कहीं पे, इट इज ओनली 0.83%। मुकेश अंबानी ऐसे किसी भी बिजनेस को नहीं चलाना चाहते जिसमें लॉन्ग टर्म लॉस हो। रतन टाटा कह रहे हैं बिजनेस एक बार सेटअप हो गया
वहां पे लोग आ गए, अब इसको बंद करने की जरूरत नहीं है। इररिस्पेक्टिव, एक बिजनेस लॉस दे रहा है, दूसरा प्रॉफिट दे रहा है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट लॉस वाले बिजनेस में भी लोगों के चूल्हे जल रहे हैं कम से कम। तो दोनों का मैनेजमेंट का जो एप्लीकेशन है, इट इज टोटली डिफरेंट। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? आपके घर में मम्मी है, बड़ी मम्मी है, चाची जी हैं, चाची जी का बच्चा गलती करता है, कान के नीचे 2 लगा देती हैं। बड़ी मम्मी पहले समझाती है 2-4 बार, और नहीं समझ में आता तब लगाती हैं। तो दोनों लोग बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, बट तरीका अलग अलग है। एक डिक्टेटर है और एक लिसनर है। चलिए, सो इन मैनेजमेंट ऑल्सो मैनेजर अप्लाइज हिज नॉलेज इन अ पर्सनलाइज्ड एंड यूनिक मैनर। तो एक रूल बना दिया कि भाई ऑफिस टाइम स्टार्ट्स एट 9:30 AM एंड एवरीबडी इज सपोज टू बी एट देयर प्लेसेस बाय 9:30। अगर लेट आए तो उस दिन की 25% सैलरी कट जाएगी। इज दैट क्लियर? अब ढेर सारे लोग ऑफिस आ रहे हैं, एक इंसान एक दिन लेट आया, राइट टू बी हर्ड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में पढ़ा था, सुने उसकी बात या सीधे सैलरी काट ले? उसकी बात सुने। तो एक मैनेजर होगा, नहीं रूल बन गया हिटलर छाप, तो अगर लेट आओगे तो तनख्वाह कटेगी, कुछ नहीं सुनेंगे। और दूसरा सुनेगा, अगर लगेगा फीजिबल था उसका जवाब, वो जानबूझ के लेट नहीं हुआ, तो उसकी सैलरी नहीं काटेंगे। बट कोई रिपीटेड रिमाइंडर्स के बाद भी दलिद्र टाइप का है, बात नहीं समझ रहा, क्या करेंगे? पीछे नहीं हटेंगे सैलरी काटने से। समझ में आ गई बात? Students of management also apply these principles depending how creative they are after long practice. तो भाई जरूरी नहीं है कि आपने अगर बैंक पीओ का एग्जाम दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपकी प्रोबेशनरी ऑफिसर एज अ सीनियर मैनेजर जॉब लग गया, तो आप बहुत अच्छा अपने एम्प्लॉयज को ट्रीट कर पाए। मेनी अ टाइम्स आप ट्रीट कर भी पाएंगे और नहीं भी। गॉट इट क्लियर? कुछ जो मैनेजर्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, सुपीरियर्स होते हैं, थोड़े से लिबरल होते हैं, और कुछ बड़े स्ट्रिक्ट टाइप के होते हैं। कुछ को लगता है जब तक स्ट्रिक्टनेस नहीं रहेगी तब तक डिसिप्लिन नहीं आएगा, और कुछ को लगता है कि जब हम लिबर्टी देंगे तभी एम्प्लॉय ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा ऑर्गेनाइजेशन को। सो अगेन ये चीज पढ़ाई नहीं जाती है, बट मैनेजमेंट के जो 14 प्रिंसिपल है उसमें सब आता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस ऑफिस में हैं बेसिकली। लॉजिक इज अंडरस्टूड वेल? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अब ये थ्योरेटिकल नॉलेज दो तरह से ली जा सकती है चिल्ड्रन, either by getting education in an institution which is formal, या by personal experiences which is what children? Informal. तो literature on dancing, public speaking, acting और music is widely recognized. अगर मान लीजिए कि आपका एक स्कूल है बच्चों, और आपको एक टीचर चाहिए, एक टीचर है जिसकी क्वालिफिकेशन है MA इन पेंटिंग, खोपड़े में बात गई, और दूसरे का MA इन डिजाइनिंग है, प्लस आपने शायद ये नाम सुना होगा बॉम्बे आर्ट चिल्ड्रन, बड़ा फेमस बॉम्बे में आर्ट स्कूल है, और यहाँ के जो पास आउट्स हैं माना जाता है कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेके आए हैं। तो अगर आपके अंदर अकल है तो आप MA डिजाइनिंग विद बॉम्बे आर्ट वालों को रिक्रूट कर लेंगे, और अगर थोड़ी कम अकल है तो MA पेंटिंग वाले को रख लेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह का टीचर आपको चाहिए। कुछ ऐसे भी हैं जो कभी स्कूल तो गए ही नहीं, जिन्होंने डांस, ड्रामा, डिजाइनिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग कभी की ही नहीं, बट ऊपर वाले ने कुछ दिया था उनको, उनके शरीर में उनका हाथ बड़ा अच्छा चलता है। अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपका स्कूल है भाई, यू हैव टू यूज सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट। तो आप बोलेंगे कि भाई तुमको हायर तो कर लेंगे, बट सो कॉल्ड तुम्हें परमानेंट जॉब का सर्टिफिकेट हम नहीं देंगे, हम तुम्हें एज अ टेम्परेरी टीचर रख लेते हैं, बिकॉज यू हैव स्किल, यू हैव स्किल। लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया? तो ऊपर वाले का वरदान था, स्किल था, तो उस पर्सन को कहां से ट्रेनिंग मिली? इनफॉर्मल ट्रेनिंग मिली। समझ में आ गया? So as in art management, there is lot of literature available in the areas of manager, like finance हो गया, marketing हो गया। तो आपने अगर ध्यान दिया हो बच्चों सुंदर पिचाई जी के ऊपर, he did MTech from किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से, और बीटेक उन्होंने IIT खड़गपुर से किया था, और अभी वो अल्फाबेट कंपनी के मैनेजर बन गए। तो उन्होंने तो प्रैक्टिकली कहीं से मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली ही नहीं, बट काम करते करते, एम्प्लॉइज को ट्रीट करते करते एज अ सुपीरियर, सबऑर्डिनेट्स के साथ जो उनका रिश्ता था, लगा कि ऑर्गेनाइजेशन इनकी छत्र छाया में तरक्की कर रहा है, तो ही इज द फिट पर्सन टू बी प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ अ CEO। तो उनकी इनफॉर्मल नॉलेज की वजह से गूगल ने उनको अल्फाबेट कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट, CEO ये सब बना दिया। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? Based on continuous practice and creativity, like any other art manager, after studying various situation formulates his own theories. तो अब अगर आपको लग रहा है
कि आपके एम्प्लॉइज की आदत है लेट आने की और सुधर ही नहीं रहे हैं, तो आप क्या करिए, आप जहां पे व्हीकल्स पार्क होती हैं वहां पे इफ यू हैव 100 एम्प्लॉइज, यू हैव 100 एम्प्लॉइज, 99 पार्किंग्स सो कॉल्ड पेड रख दीजिए और एक पार्किंग फ्री रख दीजिए, एक पार्किंग फ्री रख दीजिए। लॉजिक समझ में आ गया? तो 99 पार्किंग्स आर पेड और 99 पार्किंग में भी आपने सिस्टम बना दिया 50% पार्किंग्स हैं जहां पे 20 रुपए लगेगा और रिमेनिंग 50% पार्किंग्स होंगी आउट ऑफ 99 यू कैन से या बची हुई जहां पे 200 रुपए लगेगा। समझ में आ गया? तो जो एम्प्लॉइज लेट आ रहे हैं वो अगर अब लेट आएंगे तो व्हाट विल हैपन, 20 रुपए वाली पार्किंग ऑक्यूपाइड हो गई, वेयर दे नीड टू पार्क देयर व्हीकल, 200 रुपए वाली पार्किंग में तो वो क्या करेंगे, जल्दी आएंगे ताकि उनकी पार्किंग फीस कम हो जाए। समझ में आ गया? अब क्या ऐसा किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है? बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता। मान लीजिए अब स्कूल में टीचर है, अब टीचर ने एमबीए नहीं किया, बट कैसे बच्चों से होमवर्क कंप्लीट कराए, इंसेंटिव रख दिया जाए। जो अपना होमवर्क पहले सबमिट करेगा उसको ग्रेड बेटर मिलेगा, जो देर से सबमिट करेगा उसको ग्रेड पुअर मिलेगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो अगेन चिल्ड्रन इट इज बेस्ड ऑन वेरियस सिचुएशन, तो मैनेजर को ये सिचुएशंस एनालाइज करनी पड़ेंगी। सो मैनेजमेंट सेटिस्फाई करता है ये क्राइटेरिया, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट। खोपड़े में बात गई? तो मान लीजिए कि आपने किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में डायरेक्टर लेवल पे जॉब करता था। अब भाई डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एक स्टेट का है, उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का, बिहार का, उड़ीसा, तेलंगाना, सो कॉल्ड वेस्ट बंगाल एंड ऑल दैट। अब वहां के डायरेक्टर थे, तो भाई ये अपने जीवन काल में ढेर सारे स्कूलों में विजिट किया होगा, ढेर सारे स्कूल्स को इन्होंने सर्कुलर और नोटिस इशू किए होंगे जिन्होंने ठीक से काम नहीं किया। दिस पर्सन व्हेन ही वाज इन द पोस्ट ऑफ अ डायरेक्टर, इनको सारे गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू एजुकेशनल मैनेजमेंट ऑलरेडी पता होंगे। इज दैट क्लियर? अब इनकी एज हो गई 60 ईयर्स और ये सरकारी डिपार्टमेंट से रिटायर हो गए और आपका एक स्कूल है और देयर आफ्टर आपको चाहिए एक ऐसा पर्सन जो आपके स्कूल को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करे। यू हैड टू पीपल चिल्ड्रन, एक मिस्टर एक्स हु इज एन एमबीए इन एजुकेशन एंड एक मिस्टर रिटायर्ड डायरेक्टर। तो इन माय ओपिनियन आप हायर करेंगे इस रिटायर्ड डायरेक्टर को या नहीं करेंगे? हायर करेंगे ना। क्यों करेंगे? बिकॉज एमबीए एजुकेशन पढ़ तो सब कुछ लिया है, बट रियल प्रैक्टिसेस कैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से एफिलिएशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन करना है ये इस नए एमबीए एजुकेशन को नहीं पता होगा। तो आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो आपके स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं उनमें इस 60 साल वाले रिटायर्ड डायरेक्टर को जरूर हायर कर लीजिए, प्लस एक असिस्टेंट का जॉब निकालिए एज असिस्टेंट डायरेक्टर और ये एमबीए एजुकेशन वाले को पकड़ लीजिए। सर फायदा क्या? वो डायरेक्टर साहब 60 साल के हो चुके हैं और ये जो एमबीए एजुकेशन है ये सिर्फ 26 साल का है। समझ में आ गया? 60 साल वाला ठंडी भी ज्यादा पड़ रही है आगे, आप समझ ही सकते हैं। तो 60 साल वाला 4-5 साल रहकर जो सिस्टम बना के जाएगा इंस्टीट्यूशन में, ये 26 साल वाला 30-31 साल की उम्र में सब कुछ सीख लेगा और उसके बाद अगर वो काम करने लायक नहीं भी होंगे तब भी एटलीस्ट वो इसको इतना सिखा देंगे कि ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया चलेगा। तो ये एकदम रियल लाइफ एग्जांपल है चिल्ड्रन। अगर लोगों ने नाम सुना हो श्री अशोक गांगुली जी का, ये सो कॉल्ड नाम बड़ा ही कॉमन है उनके लिए जो सीबीएसई बोर्ड से एसोसिएटेड है। अगर आप इलेक्शन कमीशन को इंडिया में जानते हैं तो ये बताने वाला कि इलेक्शन कमीशन कितना पावरफुल है, द पर्सन वाज मिस्टर टीएन सेशन, जिन्होंने दुनिया को बताया कि इंडिया में इलेक्शन कितने फेयर होने चाहिए। सिमिलरली अशोक गांगुली जी यूपी बोर्ड में एक सीनियर ऑफिसर थे और इनका काम करने का तरीका एकदम ही बड़ा डायनेमिक टाइप था। एकदम पतले सिकड़े से इंसान थे बट सुपर ब्रेनी पर्सन। खैर हमारे ये प्रयागराज को बिलोंग करते हैं। इनको 2 साल के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने यूपी बोर्ड से उधार के नाम पे मांगा ताकि हमारे बोर्ड की व्यवस्था ठीक कर दी जाए। नहीं तो पहले सीबीएसई ठीक है ऐसे ही थोड़ा लचर पचर टाइप व्यवस्था से चलता था। एंड व्हेन दिस पैन केम, तो आज जो दुनिया भर में सीबीएसई जाना जाता है वो इन्हीं की बदौलत जाना चाहता है। तो फादर ऑफ मॉडर्न सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वर्किंग इज मिस्टर अशोक गांगुली। तो जब इनका टेन्योर पूरा हो गया 2 साल का, फिर इनका रिन्यू कराया गया। ये 4-5-6 साल सीबीएसई में रहे, चेयरमैन लेवल तक गए और काफी बनाया इन्होंने सीबीएसई को। सो देयर इज अ स्कूल इन लखनऊ चिल्ड्रन, लखनऊ पब्लिक कॉलेजिएट शायद ऐसा ही है। जब यहां से रिटायर हो गए तो वहां के मैनेजमेंट के लोग थे, जो ओनर्स थे, उन्होंने उनको कॉन्टैक्ट किया, वुड यू लाइक टू ज्वाइन आवर इंस्टीट्यूशन?
जब आपने हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर सुधार दिया तो हमारा सिस्टम भी अच्छा कर दीजिए, तो इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ज्वाइन कर लिए। तो ऐसे जितने गवर्नमेंट रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स होते हैं इंडिया में, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं चल रहे हैं, वो उनको हायर कर लेते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि सरकारी विभाग में काम करने का तरीका क्या है, कैसे एक प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउस को गवर्नमेंट टेंडर्स मिल सकते हैं, क्या तरीका है, क्या सिस्टम है वहां का, कैसे वहां बात करनी है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करना है, ये आपको कहीं पे और सिखाया नहीं जाएगा। और उन्हीं की छत्र छाया में कुछ जूनियर लोग सीख भी लेते हैं और फिर वो इंस्टीट्यूशन चलने लग जाता है। सो पीपल अंडरस्टूड व्हाई वी कॉल मैनेजमेंट एज एन आर्ट चिल्ड्रन। तो पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, पढ़ाई लिखाई फॉर्मल भी हो सकती है एज वेल एज इनफॉर्मल भी, गॉट इट क्लियर, बट बिना किसी नॉलेज के आप उसको अप्लाई कर ही नहीं सकते। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी कैसे आएगी किसी भी मैनेजर के अंदर? जब उसके पास ढेर सारा एक्सपीरियंस होगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल? चलिए, सो इट इज वेरी क्लियर कि भाई मैनेजमेंट पूरी तरह का प्रोफेशन नहीं है, बट मैनेजमेंट इज अ फुल फ्लेजेड आर्ट एज सच। समझ में आ गया? बहुत ज्यादा खिचड़ी तो नहीं नजर आ रही है स्क्रीन पे? चलिए, मूविंग नेक्स्ट। साइंस क्या होता है? सबने सुना होगा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। खोपड़े में बात गई। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहे अलास्का में टेम्परेचर मेंटेन कर दीजिए या बिहार में मेंटेन कर दीजिए, वो बॉयल 100 पे ही होगा। सर हमने एक बार ना 99.96 पे भी देखा हुआ है उसको। अरे भाई वो अपने थर्मोमीटर में देखा होगा, डिजिटल वाले में वो फर्जी तरह का थर्मोमीटर होता है। व्हाट इट क्लियर? तो बार बार इस बात को रिपीट किया गया कि वाटर कितने डिग्री पे बॉयल होता है, तो जवाब क्या निकल के आया? अप्रोक्सीमेटली राउंडेड ऑफ टू 100 पे वो बॉयल हो जाता है। हाँ ये हो सकता है कि भाई अलास्का में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने में 2 घंटे लग जाए, ठंडा बहुत है वहां पे, और बिहार में हो सकता है 6 मिनट के अंदर ही हो जाए। इज दैट अंडरस्टूड? बट एनीथिंग विच वर्क्स एग्जैक्टली सेम व्हेन परफॉर्म्ड रिपीटेडली चिल्ड्रन इज कॉल्ड एज एन एक्सपेरिमेंट। समझ में आ गया? एंड व्हेन इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स चिल्ड्रन, तो आप इसे क्या बोलेंगे? साइंस। हर कॉलेज में इंडिया में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और हर यूनिवर्सिटी में इंडिया में कॉल्ड एज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये कौन है सर? इंडिया में जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं चिल्ड्रन, दे ऑल आर मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय एआईसीटी, और जितनी यूनिवर्सिटीज हैं दे आर रेगुलेटेड बाय यूजीसी। कोर्स डिजाइन करते हैं, फी स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, कैसे इंस्टीट्यूशन चलेगा, लाइकवाइज। अब इन्होंने अगर डिसाइड कर दिया कि भाई एमबीए में टोटल 2 साल के सिलेबस में 4 सेमेस्टर्स होंगे, हर सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 6 into 4 इज 24। समझ में आ गया? फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, ये एआईसीटी और यूजीसी मिलकर डिसाइड करेगा। फंडामेंटल लॉजिक इज वेल अंडरस्टूड? समझ में आ गया? हर कॉलेज में यही सिस्टम चलता है, बट पढ़ाने का तरीका हर प्रोफेसर का अलग होगा। कुछ कॉलेजेस बहुत बढ़िया करते हैं, कुछ मीडियोकर होते हैं, और कुछ बेवकूफ सिर्फ किताब पढ़ा देते हैं, एग्जाम बच्चा पास कर लेता है, उसके बाद उसको समझ में कुछ भी नहीं आता। इज दैट क्लियर? तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में कॉन्सेप्ट आया कि भाई हमारे भी बच्चों को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाई करनी चाहिए, तो एमबीए का कोर्स बड़ा फेमस हो गया। एआईसीटी ने कोर्स बनाया, यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज के ऊपर लागू किया। बट उसके बाद ये सोचा गया कि भाई कुछ कॉलेजेस कह रहे हैं ये जो आपका कोर्स है इसमें अपडेशन की बहुत जरूरत है, और ये टाइम टू टाइम अपडेट नहीं हो रहा। तो एआईसीटी ने जब उन कॉलेजेस की बात सुनी, उनको समझ में आया, तो एआईसीटी ने कहा भाई जिन कॉलेजेस के पास पैसा है वो तो अपडेशन कर सकते हैं, व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स? तो ये बोला गया कि भाई 2 तरह के कोर्सेज अब चलेंगे इंडिया में। वन इज एमबीए, अदर इज कॉल्ड एज पीजीपी। सर ये पीजीपी क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। तो कोई पीजीपीएम के नाम से चलाता है, कोई पीजीडीबीएम के नाम से चलाता है, सब अलग अलग है। तो अब ये बोला गया कि जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज एमबीए प्रोग्राम चलाएंगे, वहां पे बच्चों का एडमिशन, सिलेबस का डिसीजन, क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, एग्जामिनेशंस कब होंगे, क्वेश्चन पेपर की डिजाइनिंग, ये सारा काम कौन करेगा? एआईसीटी, और कॉलेज फॉलो करेगा। बट कुछ कॉलेजेस बोल रहे हैं ये एमबीए का कोर्स आउटडेटेड हो चुका है, तो एआईसीटी ने कहा ठीक है, हम आपको परमिशन देते हैं कि आप अपने हिसाब से कोर्स को मॉडिफाई कर लीजिए, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनाइए, अपने हिसाब से आप बच्चों का टेस्ट लीजिए और अपना सर्टिफिकेट दीजिए। अब ये आपकी जिम्मेदारी कि आपके बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, हमसे लेना देना नहीं है। अब यहां पे बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग गया। अब आपको एक इंस्टीट्यूशन मिला, राम बिहारी लाल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज।
इज दैट क्लियर? और एक मिला IIM, ये भी PGPM प्रोग्राम चला रहे हैं और ये भी PGPM प्रोग्राम चला रहे हैं। पिछले 5 साल में इनका प्लेसमेंट रेट इज 300%। एक बच्चे को 3 जॉब ऑफर होते थे एंड इनका जो प्लेसमेंट रेट इट इज 4%। 100 बच्चों में से 4 का जॉब लगता था, बाकी निपट जाते थे। अब आपको करना है एक मैनेजमेंट का कोर्स, तो आप राम बिहारी लाल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से पढ़ेंगे या IIM से पढ़ेंगे? या राम बिहारी सर, राम जी क्यों ले आ रहे हैं सर आप? चलिए अच्छा, राम जी को हटाते हैं, रेवड़ी बिहारी सर, बिहारी भी गलत है। चलिए भाई, रेवड़ी और बालू, रेवड़ी बालू लाल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, क्या आप यहां से पढ़ेंगे? नहीं सर, उनका प्लेसमेंट बहुत बेकार है। तो दोनों ने कहा कि भाई अपने हिसाब से सब चलेगा, समझ में आ गया? बट कुछ अच्छा निकल गया और कुछ अच्छे नहीं निकल पाए। लॉजिक इज अंडरस्टूड? तो मैंने मारुति सुजुकी का सर्विस सेंटर खोल लिया, बिकॉज ब्रांड इज मारुति, तो हर मारुति का बायर मेरे अपनी कार की सर्विसिंग कराने आएगा। आपने सर्विस सेंटर खोला ऑटो पार्ट्स सर्विसेज लिमिटेड करके, और कुछ कस्टमर आपके आए और उनका फीडबैक ये था कि भाई ये वाला सर्विस सेंटर मारुति से कहीं अच्छा है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोग मारुति की गाड़ी खरीदने के बाद मारुति के ऑथराइज सर्विस सेंटर में नहीं जाएंगे, कहां जाएंगे? APS में चले जाएंगे। समझ में आ गया? और 10 साल बाद मारुति वालों तक ये बात पहुंच गई कि भाई हमारी कार तो लोग खरीदते हैं बट दे प्रेफर दिस सर्विस सेंटर। तो मारुति इनसे कह रहा है हमारा एक फ्रेंचाइज भी ले लो, हमारा एक शोरूम खोल लो, क्योंकि आपका फेथ बाजार में हमारे ब्रांड से कहीं ज्यादा है। लॉजिक समझ में आया? ये एक सच्ची घटना पे आधारित स्टोरी थी चिल्ड्रन। आप अगर कानपुर गए हो तो एक सो कॉल्ड सर्विस सेंटर है, खन्ना सर्विस सेंटर करके। ये सर्विस सेंटर कानपुर में बहुत पहले से है और ये गाड़ियों की सर्विसिंग कंपनी के ऑथराइज सेंटर से ज्यादा अच्छी करते थे। Hyundai वाले खुद इनके पास गए थे कि आप हमारा सो कॉल्ड एक आउटलेट ओपन कर लीजिए। एक एक हफ्ते 10-10 दिन की कार की बुकिंग की रिजर्वेशन होती थी यहाँ पे। आपको कार सर्विस करानी है, 10 दिन पहले आके अपॉइंटमेंट लीजिए। तो Hyundai वाले खुद इनके पास गए थे कि भाई आपका नेम एंड फेम बाजार में बहुत ज्यादा है। गॉट इट क्लियर? तो अगेन अब ये बात हो रही थी मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो सर ये आपके घटिया दलितर एग्जाम्पल क्यों चले आए बीच में? तो MBA का सिलेबस बना दिया AICT ने, ये साइंस हो गया, बट सिलेबस में अपग्रेड चाहिए। AICT कह रहा है ठीक है, 2 तरह का कोर्स है, जो आपको चलाना है बता दीजिए, हम अप्रूव कर दें। आप AICT चलाना सॉरी MBA चलाना चाहते हैं तो हमारी छत्र छाया में ही आपको रहना पड़ेगा, ज्यादा चू चपड़ करने की जरूरत नहीं है। हम ही आपको बच्चे देंगे, व्हाट इट क्लियर? हम ही एग्जामिनेशन का सिस्टम डिफाइन करेंगे, हम ही एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर करेंगे, बनाएंगे, आपको सिर्फ फॉलो अप करना है। बट अगर आप PGPM चलाना चाहते हैं तो बस हम आपको अथॉरिटी दे देंगे टू डू, कैसे एग्जाम कंडक्ट कराना है, कहां से बच्चे आप लेके आएंगे कॉलेज में, हमसे से कोई लेना देना नहीं है। तो जो चुलबुल पांडे टाइप कॉलेज वाले थे, दे वेंट फॉर PGPM। जिन कॉलेज वालों को पता है हम कुछ कर पाएंगे नहीं, दे वेंट फॉर MBA प्रोग्राम। तो भाई IIMs का अगर PGPM है तो इट इज वेरी गुड, बट किसी अंटू पंटू छाप कॉलेज का PGPM है तो भाई सोच कर समझ कर ज्वाइन कर। समझ में आ गई बात? तो जो भी पढ़ाया जाता है MBA कॉलेज में, दैट इज अ साइंस बेसिकली। जो भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का सिलेबस बुक्स में है, दैट इज अ साइंस बेसिकली। बट हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अलग तरीके से अपने बच्चों को कोच करता है ताकि हमारे बच्चे के मार्क्स अच्छे आए। हम अलग तरीके से आपको टेक्निक सिखाएंगे कैसे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए, दैट इज नोन एज व्हाट? आर्ट बेसिकली। तो आर्ट और साइंस में डिफरेंस समझ में आ गया सबको? चलिए, so anything which is based on observation and experimentation children is called as what? Science। तो जो चीज बार बार रिपीट हो रही है और एक ही रिजल्ट आ रहा है तो आप बोलेंगे दैट इट इज अ साइंस बेसिकली। सो अगर आपने कंपास देखा हो चिल्ड्रन, सॉरी कंपास कह गया मैं, वो क्या बोलते हैं उसको भाई, मैग्नेट। नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को सामने लाएंगे तो क्या होगा? जयराम जी की हम चले लड़ जाएंगे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ले आएंगे तो भरत मिलाप। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे? नहीं समझे? तो नॉर्थ पोल साउथ पोल आएगा तो क्या होगा? भरत मिलाप होगा। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और नॉर्थ नॉर्थ एक साथ होगा तो क्या होगा? जयराम जी की हम चले। समझ में आ गई बात? तो ऐसे याद रख लीजिएगा। तो ये हर जगह फॉलो अप होता है। तो कुछ मैग्नेट तो नेचुरली मिलते हैं जमीन के अंदर से, बट जो वो फिजिक्स लैब में यूज होते हैं वो मैग्नेट बनाए जाते हैं। सर कैसे बनाए जाते हैं? एन लिख देंगे तो नॉर्थ पोल हो गया? ना ना भाई, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर करंट डाल के इंडक्शन क्रिएट किया जाता है।
ओके, बाकी किसी फैक्ट्री में चले जाइएगा तो देख लीजिएगा। तो लाइक साइंस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर आल्सो डिराइव्ड थ्रू व्हाट चिल्ड्रन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो एक ऑफिस में एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि अगर एम्प्लॉय का अच्छा परफॉर्मेंस होने में उसे कुछ इंसेंटिव दे दिया जाए तो उसके अंदर जील टू वर्क बेटर क्या हो जाती है, बढ़िया हो जाती है। और अगर आप एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, अप्रेज नहीं करेंगे, वाहवाही नहीं करेंगे, ठेंगा आपके लिए काम करेगा अगली बार से वो। ऐसा 5 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार देखा गया और हर बार यही हुआ। Whensoever we appraised employees good work, we provided appreciation, we provided him or her with certain incentives, उसका zeal to work better हो गया। तो ये 14 में से एक प्रिंसिपल इंसेंटिव आपने शायद पढ़ा होगा, तो ये बना दिया गया। तो यहां तक क्लियर हो गया भाई, हर वो चीज जो एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड और रिपीटेडली सेम रिजल्ट दे रही है, आप उसे क्या बोलते हैं बच्चों, साइंस। और अगर मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है, बार बार हमने एम्प्लॉय के अच्छे काम को अप्रेज किया, सराहना की, उसकी तारीफ की उसकी, तो उसका जील टू वर्क बेटर हो गया। तो यहां पे वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ साइंस, यस और नो। बट इसका एक दूसरा हिस्सा तो मैंने आपको बताया नहीं। अगर आपने देखा कि एक्स एम्प्लॉय बहुत अच्छा कर रहा है और उसी को अगली बार आप फिर से एक जॉब रोल देते हैं, तो एक्स के अलावा वाई, जेड, बबलू का भाई डब्लू, ये सब जो हैं ये क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ये, इनके मन में कुछ गड़बड़ी आएगी, क्या हो जाएंगे ये, नाराज हो जाएंगे कि भाई यही सगा है, जाओ इसी से काम करा लो। तो अब दूसरे लोग उसके काम में अड़ंगा फंसाएंगे। सो यू आर कॉलिंग इट एन ऑब्जर्वेशन, रिपीटेड एग्जामिनेशन, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, बट ह्यूमन बिहेवियर की बात तो करना भूल ही गए। जिसका अप्रेजल हुआ वो तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो नेक्स्ट टाइम आप उसी इंप्लॉय को फिर से टारगेट दें और यू शुड चूज अ न्यू वन चिल्ड्रन, उसी को देंगे ना, हाँ वेरी गुड। तो अगर आप उसी को काम देंगे तो दूसरा नाराज नहीं हो जाएगा भाई, क्या करना चाहिए आपको, दूसरे को चूज करना चाहिए। बट सर रिस्क फैक्टर इज एसोसिएटेड कि पता नहीं वो काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो बोलते हैं ना, रिवॉर्ड फॉर गुड वर्क इज व्हाट, more work and more dushmani from the other people basically. So since management deals with human behavior and it is very 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 difficult, तो जो अच्छा काम कर रहा है उसके काम की सराहना किया आपने, उसको अप्रेस किया, उसको इंसेंटिव दिया, वो और अच्छा करेगा। और दूसरे लोग मालिक का चम्मच, समझ में आया कि नहीं, इसी काम करा लो, हम नहीं करेंगे। सो देयरफॉर वी कैन से मैनेजमेंट साइंस तो है, मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस। सर ई क्या होता है सर, अरे भैया व्हाट इज 2+3, कैसे, सर कैसे कैसे बताया, मतलब 2+3 5 है, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट साइंस, कैसे हुआ, ये सोशल साइंस हो गया। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। कभी कभी आपने देखा हो किसी इंसान को मार पड़ी, वो रो रहा है, कभी कभी आपने देखा हो कोई इंसान बहुत खुश है तब भी रो रहा है, अरे जी झग्गी टाइप के हैं, सब में रोते ही रहते हैं ये, तो एक खुशी के आंसू होते हैं, खुशी जी आज क्लास में है नहीं है, और एक दुख के आंसू होते हैं। तो दुख के जो आंसू होते हैं वो आपको थोड़ा स्ट्रांग भी बना सकते हैं और वीक भी बना सकते हैं, और जो खुशी के आंसू होते हैं वो सर वो इनएक्टिव आंसू है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉजिक समझ में आया। और डॉक्टर बोलता है ना, जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं ज्यादा खुश भी नहीं होना और ज्यादा दुखी भी नहीं, कोई बात नहीं, अगर ज्यादा दुखी हो जाए मर जाए तो आत्मा भटकेगी, बट ज्यादा खुश हो गया हार्ट पेशेंट और मर गया तो आत्मा नहीं भटकेगी, खुश होकर मरा है ना वो तो, समझ में आ गया। तो मैनेजमेंट साइंस है बट इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस, बट लोगों को मैनेज करना इज व्हाट चिल्ड्रन, सोशल साइंस। घर में 2 बच्चे थे, एक था बड़ू एक था छोटू, बिफोर क्राइस्ट। अभी जो बड़ा बच्चा था ये सो कॉल्ड पढ़ने में थोड़ा सा एवरेज था, बट अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन था। हमारे हिंदुस्तान में तो आप जानते हैं माँ बाप को बस डॉक्टर इंजीनियर सीए ये सब चाहिए, स्पोर्ट्स पर्सन से कोई मतलब नहीं है। विराट कोहली इतना पैसा कमा ली, उनकी मम्मी है तब भी यही बोलती है, तो बेटा इंजीनियरिंग कर लिया होता सही रहता, थोड़ा डॉक्टर बन गया होता सही रहता। और ये जो छोटा वाला है पढ़ने में बहुत तेज है, समझ में आ गया, इसकी घर में बड़ी तारीफ होती है, और बड़े वाले को बोला जाता है कुछ सीखो छोटे वाले से, पता लगा कत्ल कर दिया छोटे वाले तो क्या इसके पापा मम्मी ठीक से परवरिश कर पाए, नर्चरिंग कर पाए, बिल्कुल भी नहीं कर पाए। तो अगेन नर्चरिंग इज ऑल्सो अ सोशल साइंस, बट हमारे 99% पेरेंट्स नर्चरिंग कैसे करते हैं बच्चे की, एब्स्ट्रैक्ट साइंस की तरह। नंबर अच्छा है तो बच्चा अच्छा है, और नहीं तो जाओ पड़ोसी को गोद दे दो, समझ में आ गया। तो ये गलत चीज है, दिखा दीजिएगा पेरेंट्स को वीडियो खैर।
यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंस आप किस चीज को बोलते हैं? जो हर सिचुएशन में एकदम सेम रहे, हर सिचुएशन में सेम रहे। बट क्या आप एम्प्लॉय से ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बेचारे एम्प्लॉय के घर में कोई प्रॉब्लम है, 10 लोग थे, 4 तो कोविड में निपट गए, कैन वी एक्सपेक्ट कि एम्प्लॉय उसी जील से ऑफिस में काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो मैनेजर क्या बोलेगा, एम्प्लॉयर क्या बोलेगा, अच्छा ठीक है अब अगर एक और निपटा तुमको 1 लाख रुपए देंगे, तो एम्प्लॉय खुद ही निपटा देगा जाके उसको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देयर आर स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स जो अलग अलग सिनेरियो में फॉलो होती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बैंकिंग सिस्टम का एंड बिग कॉर्पोरेट्स का। चिल्ड्रन, माय सिस्टर इज वर्किंग विद कोटक बैंक वेल्थ मैनेजमेंट। अब सर ये क्या होता है? ये करोड़ 2 करोड़ वाले क्लाइंट्स को ये अपनी सर्विसेज देते हैं, हमारे जैसों को तो नहीं देते बेसिकली। एंड शी इज प्रेजेंटली एवीपी, अभी अप्रैल से शी विल बी हैंडलिंग द सो कॉल्ड पोस्ट ऑफ डीवीपी, डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट। व्हाट इट क्लियर, पीपल लाइक अडानी अंबानी ये सब इनके क्लाइंट्स होते हैं। अब इनके बैंक में एक सिस्टम है मैंडी लीव का। मैंडी लीव क्या होती है सर? मतलब हर मंडे लीव पे रहेंगे? ना ना ना, मैंडी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मैंडेटरी, स्लैंग इंग्लिश है थोड़ा सा। 10 दिन की छुट्टी लेनी ही लेनी है। और अगर 10 दिन आपने कोई मेलबाजी की, मतलब ईमेल पे कम्युनिकेट किया जॉब से रिलेटेड, और अगर कंपनी को बैंक को कोई नुकसान हुआ, आपकी तनख्वाह काट लेंगे हम। तो 10 दिन यू आर नॉट सपोज टू डू एनी वर्क ईदर बाय कमिंग टू ऑफिस और फ्रॉम होम। वो बढ़िया है सर ये तो। 10 दिन की मैंडेटरी लीव किस लिए? ताकि इंप्लॉय का दिमाग एकदम स्टेबल रहे। हर महीने 2 महीने में इनके ऑफिस के लोगों को, कभी कभी विद फैमिली, कभी कभी सिर्फ ऑफिस के लोगों को आईनॉक्स पीवीआर सिनेमा में मूवी दिखाई जाती है। हर 3 महीने में एक बढ़िया लैविश लंच और डिनर होता है ताज टाइप में। मैंने एक बढ़िया नौकरी है इसलिए, क्योंकि जब मालिक अपने नौकर की अच्छी केयर करेगा तब वो भी सो कॉल्ड चिंता करेगा, नहीं तो चिता जला देगा पूरे ऑफिस की। तो ये बिग कॉर्पोरेट्स में हर जगह चल रहे हैं। अभी जैसे कोविड पीरियड में, जहां तक मेरी नॉलेज बोलती है, जो मैंने गूगल ब्लॉग्स पढ़े, बोरोसिल वाज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जिसने ये नॉर्म स्टार्ट किया कि जिस भी एम्प्लॉय की डेथ हो गई उसके बच्चों की पूरी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन कंपनी फाइनेंस करेगी। उसके बाद कंपलसरली हम 1% ऑफ द फैमिली को जॉब भी दे देंगे। देयर आफ्टर फिर टाटा, अडानी, अंबानी, बजाज, होंडा, इन सब ने सिस्टम स्टार्ट कर दिया। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो अगेन ये क्या है, अब यहां पे ये देखा जा रहा है कि भाई ये हम एम्प्लॉय को मैनेज कैसे करेंगे। अगर इतनी अच्छी अच्छी बातें एम्प्लॉयज के लिए हम नहीं करेंगे, उनकी फैमिली के बारे में नहीं सोचेंगे, तो क्या उनके जो अगली जनरेशन है वो हमको फेवर करेगी? एब्सोल्युटली नॉट। वो उल्टा हमारे अगेंस्ट चली जाएगी। देखो मेरे सो एंड सो रिलेटिव जॉब करते थे, डेथ हो गई, अब मेरी केयर करने वाला कोई है ही नहीं। सो हेयर मैनेजमेंट इज मोर ऑफ अ साइंस और मोर ऑफ एन आर्ट चिल्ड्रन, आर्ट बेसिकली। तो ये कहीं कानून की किताब में, मिनिमम वेजेस एक्ट में, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट में नहीं लिखा कि कोविड में कोई मर गया तो एम्प्लॉयर कैसे उसकी फैमिली को ट्रीट करेगा। बट ये सोशल बिहेवियर है। गॉट इट? मिनिमम कितनी वेजेस देनी है, कितना आपको इंसेंटिव एम्प्लॉय को देना है फॉर द वर्क, ये मिनिमम वेजेस एक्ट में लिखा है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, लड़ाई झगड़ा हो गया तो कैसे सेटल करेंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो जितनी कानूनबाजी है इट इज ऑल साइंस। बट उसके आगे थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी हम एफर्ट लगाते हैं। देयर मैनेजमेंट बिकम्स एन आर्ट। मैंने एन बोला तो लोग समझिए आर्ट ही होएगा। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन चिल्ड्रन। इसीलिए हम इसको बोलते हैं दैट इट इज अ सोशल साइंस। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? पक्का? अब ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कोविड वाला, ये ना हेनरी फेयोल साहब ने लिखा था और ना दूसरे कौन से थे जो कपड़ा सिलते थे, टेलर साहब ने लिखा। बट आप जब कल को एमबीए करके पीएचडी करके मैनेजमेंट में रिसर्च करेंगे तो हो सकता है आप एक नया लॉजिक बना दें, मैनेजमेंट इज अ सोशियो आर्ट साइंस। ये क्या होता है सर? सोशियो आर्ट साइंस मतलब आर्ट भी है, साइंस भी है, और थोड़ा सा सोशल भी होना चाहिए। लॉजिक समझ में आ गया? सो दिस फीचर ऑफ मैनेजमेंट does not support that it is a science। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, principles have to be modified according to the given situation as well as their application is also not universal। इंडिया में थोड़ा सा भाईचारा चल जाता है, मैं ऑफिस लेट आ रहा हूं तो ठीक है तू मेरा काम कर दियो, मैं तेरा कर दूंगा कल। बट विदेश में जनरली ऐसा नहीं चलता। अगर आप ऑफिस लेट आ रहे हैं तो आप रेडी रहिए सैलरी कट के लिए। तो यहाँ पे भाई आप अपने कोलीग की हेल्प कर सकते हैं ईदर फॉर्मली और इनफॉर्मली। बट फॉरेन कंट्रीज में जनरली बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स इन चीजों को सपोर्ट नहीं करते। समझ में आ गया? यहाँ पे भाई आपको घर में कोई काम है 2 घंटे का,
आप अपने बॉस से बोलिए मेरा वर्क मेरा कोलीग कर देगा, आई विल कम टू ऑफिस 2 आवर्स लेट। यूएस में गूगल ये काम नहीं करेगा, वो कहेगा आप 2 घंटे की छुट्टी ले लीजिए, हम 2 घंटे का काम आपका किसी और से करा लेंगे, आपकी सैलरी कट कर देंगे अगर छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, और दूसरे को इंसेंटिव दे देंगे। समझे बात को? पक्का? सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, लाइक साइंस मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ बॉडी ऑफ नॉलेज विद इट्स ओन थ्योरीज। अब आपने तो उतनी ज्यादा थ्योरी अभी पढ़ी नहीं है, बिकॉज आप लो लेवल पे मैनेजमेंट पढ़ते हो। ढेर सारी थ्योरीज है चिल्ड्रन, जिसमें से एक आपको थोड़ी आती है, मैस्लोज थ्योरी, कि सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड सेटिस्फाई हो जाए, और जब हम पुराने एम्प्लॉय हो गए, तनख्वाह भी ठीक ठाक मिल रही है, अब हमको पोस्ट चाहिए। तो अगर हमें वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट मिलेगी अप्रैल ऑनवर्ड्स, तो हम यहाँ टिकेंगे, वरना जय माता दी। समझ में आया कि नहीं आया? सो ढेर सारी थ्योरीज है, मैकजॉर्जर थ्योरी है, थ्योरी एक्स है, थ्योरी वाई है, थ्योरी जेड है, ढेर सारी हैं, एंड प्रिंसिपल्स दैट हैव डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस फीचर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो कहने का मतलब ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे जो चीज चले उसे साइंस बोलते हैं। मैनेजमेंट भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे चलता है, बट ह्यूमन बींग्स को मैनेज करता है। तो इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, बट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। खोपड़े में बात गई? तो ये थोड़ा सा एग्जैक्ट साइंस नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट साइंस नहीं है। कैसी साइंस है ये? सोशल साइंस है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन है सर, हाँ बिल्कुल है, बट अगेन कंपनी टू कंपनी, एरिया टू एरिया, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। एंड पढ़ना लिखना भी पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। तो 3 में से एक सपोर्ट करता है पूरी तरीके से, और 2 हाफ हार्टेडली सपोर्ट करते हैं। तो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज अ साइंस, बट नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस। कौन सा वाला साइंस? social science, because it does not so called manage machines only, it manages human beings। समझ में आ गई बात? पक्का? कंफर्म? हाँ बोलिए बोलिए सम्मान जी। नहीं, आर्ट इज नॉट द सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। आर्ट की जो स्टडी है दैट इज सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। समझ में आ गया? कि भाई आपको अगर सुर तय और क्या बोलते हैं, सुर लय और ताल, गॉट इट क्लियर, इसका ज्ञान है, तो आप एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं। बट सोनू निगम साहब ने कहा कंप्यूटर भी आ गया आजकल, तो मेरी सो कॉल्ड गड़बड़ आवाज को कंप्यूटर भी ठीक कर देगा। तो इट इज नो मोर एन एग्जैक्ट बॉडी ऑफ नॉलेज। बेसिकली आर्ट की पढ़ाई एग्जैक्ट बॉडी ऑफ नॉलेज हो सकती है, आई रिपीट, एग्जैक्ट बॉडी ऑफ नॉलेज हो सकती है। समझ में आ गया? अब भाई बिजनेस स्टडीज का, कॉमर्स का सिलेबस है, सीबीएसई आईएससी का, और बोला गया कि मैनेजमेंट पढ़ाना है, तो कुछ टीचर्स हैं वो जितना टेक्स्ट है बस वही एक्सप्लेन कर देते हैं। बट मैंने 5वें चैप्टर को भी यहाँ पे कवर अप कर लिया, मैंने कोई पुरानी चीज भी यहाँ पे ले आया, आप इस चीज को भी एग्जाम में लिख सकते हैं, तो थोड़ा मार्क्स आपके कट जाएंगे। ओके? तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा पढ़ाई लिखाई करने वाला ही तरक्की करेगा। अब पढ़ाई लिखाई की डेफिनेशन क्या है? जरूरी नहीं कि आप कॉलेज में जाएं, क्लास अटेंड करें तभी आप पढ़े लिखे होंगे। कितने लोग बिना कॉलेज गए भी पढ़े लिखे हो सकते हैं। वो आपने मूवी देखी थी स्लम डॉग मिलियनेयर? तो वो इंसान, छोटा बच्चा किस चीज का काम करता था? टूरिस्ट गाइड था। ढेर सारे लोगों के साथ इंटरैक्ट करके ढेर सारी भाषाओं का ज्ञान आ गया। बट क्या उसने कोई लैंग्वेज स्पीकिंग कोर्स किया था? एब्सोल्युटली नॉट, बट एजुकेटेड तो वो भी था। समझ गए बात को? तो तीनों बातें क्लियर हो गई? पक्का? ज्यादा तो नहीं बोल दिया, ज्यादा तो नहीं पका दिया? चलिए, एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें आपको ये बता दिया जाएगा मैनेजमेंट एज अ साइंस और आर्ट और प्रोफेशन में डिफरेंस क्या है। ध्यान से सुनिएगा। यू वेंट टू अ स्टोर, वहां पे कोई प्रोडक्ट मिल रहा था 1999 का। आपने स्टोर वाले से बोला कि भाई सो कॉल्ड हमें ये प्रोडक्ट दूसरी जगह पे सस्ता मिल रहा है, अगर तुम इस प्राइस पे दोगे तो हम तुमसे खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। स्टोर वाला कह रहा है नहीं, मेरे एम्प्लॉयर ने बोला बस यही प्राइस है। यू वर अबाउट टू स्टेप डाउन फ्रॉम द स्टोर। उसने तब तक अपने एम्प्लॉयर से बात कर ली और कह रहा है कस्टमर पुराना है, रेगुलर आता है, आज इसको सस्ते में नहीं देंगे, कल को 4 सामान और नहीं खरीदेगा। एम्प्लॉयर कह बोलो 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 उसको वापस बुलाओ, और अल्टीमेटली सस्ते में प्राइस पे आपको वो सामान बेच दिया। तो उसको बोला गया था इस प्राइस पे ही बेचना है, मैनेजमेंट एज अ साइंस, बट आप रेगुलर कस्टमर हैं तो इसलिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज दे दी। इट इज आर्ट। समझ में आ गई बात? नहीं समझे? पक्का? चलिए, सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट? तो यहां पे आप लिख सकते हैं मैनेजमेंट इज फॉर अचीविंग व्हाट? आई रिपीट चिल्ड्रन, मैनेजमेंट इज फॉर अचीविंग व्हाट?
So management is for achieving what? Social objectives, organizational objectives, personal objectives. नजर आ रहा है चिल्ड्रन? पक्का? साबुन से नहाते हैं ना सब लोग? आंसर? साबुन अच्छा भी है, ये तो सबको पता है अच्छा है, तो ए हटा दो, सबको पता है क्योंकि, तो एसओपी हो गया कोड वर्ड। सोशल ऑब्जेक्टिव्स मतलब मैनेजमेंट सोसाइटी के लिए कैसे अच्छा है। मेरी बहुत ज्यादा आदत कभी किताब पढ़ने की रही नहीं है, मैं कंटेंट पढ़ के खुद ही की डेफिनेशन में ज्यादा बिलीव करता हूं। कभी मोबाइल फोन स्टोर में आप गए हो या सर्विस सेंटर में गए हो, तो वहां पे एक इको फ्रेंडलीनेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का स्टिकर लगा होता है और बोला जाता है कि अपने मोबाइल फोन को ऐसे ही ना फेंक दें, हमारे पास लाएं, हम इसको सही तरीके से ट्रैश करेंगे। समझना क्या? बैटरी होती है पेंसिल सेल AA, अगर आप उसको सड़क पे फेंक देंगे और गैया आंटी खा गई उसको, ब्लास्ट हो जाएगा उनके पेट में। टाइम बम थोड़ा फेंका, बैटरी फेंकी है। जो इसके अंदर लिथियम और निकल केमिकल होता है वो गैया को नुकसान पहुंचा सकता है, तो सही तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करना है। ऐसा ही मोबाइल फोन के साथ भी चलता है। बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक सैमसंग एंड ऑल चिल्ड्रन जो मोबाइल फोन बनाते हैं रिसाइकल्ड प्लास्टिक और मेटल से बनाते हैं। सर इतना पैसा दे कबाड़ खरीद रहे हैं हम? अरे कबाड़ नहीं खरीद रहे भाई आप, गॉट इट क्लियर? उसको ठीक तरीके से प्रोसेस किया जाता है। सर व्हाई नॉट न्यू प्लास्टिक और न्यू मेटल इज बीइंग यूज्ड? भाई उससे कार्बन एमिशन ज्यादा होंगे, पोल्यूशन ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर? इसीलिए जब आप पुराना मोबाइल फोन बेचते हैं तो आपको अच्छे पैसे मिलते हैं। कभी कभी क्यों मिलते हैं? कंपनीज आपको अच्छे पैसे देकर गवर्नमेंट से उतना टैक्स में, लाइसेंस फी में रिडक्शन ले लेती हैं। गवर्नमेंट का क्या फायदा है कि भाई सोसाइटी को गंदी हवा में सांस नहीं लेनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट सोच रही है अगर नया मेटल शीट बनाया जाए, नया प्लास्टिक सो कॉल्ड मैन्युफैक्चर करें, तो करोड़ों रुपए हमको खर्च करने पड़ेंगे लोगों के हेल्थ इश्यूज पे। कंपनीज को करोड़ों रुपए डिस्काउंट दे दो, रिसाइकल्ड वेस्ट से वो चीजें बनाए, तो एटलीस्ट हमारे करोड़ बच जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे 5% जीएसटी है चिल्ड्रन? अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने जाते हैं तो पूरी गाड़ी पे 5% का जीएसटी है, बट अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी या सामान अलग से खरीदें तो जीएसटी 28% है। बिकॉज इफ यू बाय द चार्जर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल सेपरेटली, इट इज नॉट कंफर्म्ड कि किस पर्पस के लिए आप यूज करेंगे। हो सकता है आप हाई प्रॉफिट मेकिंग के लिए यूज करें, सरकार कह रही है हम 28% जीएसटी लेंगे, बट जब वो गाड़ी के साथ आता है तो उसका पर्पस प्री डिफाइंड है, तो इट इज 5%। तो गवर्नमेंट इसलिए आपकी पेट्रोल कार पे 28% जीएसटी लेती है, क्योंकि वो कार दनादन पोल्यूशन क्रिएट करेगी मार्केट में। समझ में आ गया? पेड़ पौधों को नुकसान होगा, लोगों को एस्थमा होगा, हेल्थ इश्यूज होंगे, तो फ्री में इलाज किसको करना पड़ेगा मेडिकल कॉलेज में? भारत सरकार को। आपसे पैसा वसूल लिया उस इलाज में खर्च करने के लिए। बट व्हेन यू आर राइडिंग एन ईवी चिल्ड्रन, आप हेल्थ इश्यूज पे सो कॉल्ड लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा, तो भाई हम क्यों आपसे ज्यादा टैक्स लें? तो ये जीएसटी का कम होना भी क्या है? एक तरह का सोशल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि भाई केस स्टडी भी आती है एग्जाम में, तो आपसे सब बातें पूछी जा सकती हैं। ओके, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किए जाए। फैक्ट्रीज को बोला गया है कि आप वो लगाइए, क्या कहते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, फिल्टर्स लगवाइए। आप इलेक्ट्रिक कनेक्शन मत लीजिए, सोलर पावर पे काम करिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उन लोगों को दीजिए जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, आई रिपीट, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। एंड मैन्युफैक्चर राइट क्वालिटी ऑफ गुड्स, ऐसे गुड्स ना मैन्युफैक्चर करें जो लोगों को हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर दें। मोबाइल फोन में बच्चों एक एसआर वैल्यू होती है, मतलब कितना उसमें से सो कॉल्ड रेडिएशन एमिट होगा। तो जो ऊपर की तरफ होता है इसको हेड बोलते हैं, और नीचे टेल या बॉटम जो भी बोल लीजिए। तो एंटेना से जो रेडिएशंस निकल रहे हैं वो एक गिवन लेवल से कम होने चाहिए, वो 0.6 एंड ऑल होता है। तो पहले तो लोग चेक कर लेते थे उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू, अब गवर्नमेंट ने बोला कि हर कंपनी को स्टिकर लगाना पड़ेगा मोबाइल फोन के पीछे। तो अगर आप ध्यान दें कभी आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के पीछे स्टिकर लगा होता है कि एसआर वैल्यू क्या है बेसिकली। ओके, तो अगेन ये सब चीजें क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड राइट क्वालिटीज ऑफ गुड्स, EER। समझ में आ गया? एसी खरीदने जाते हैं आप, R32 गैस आजकल चलती है, R410A चलती है, ताकि सोसाइटी को ज्यादा कार्बन नो एमिशंस जो हो रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो उससे एमिट हो रहे हैं, उससे नुकसान नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? पहले एयर कंडीशनर्स पे मिनिमम टेम्परेचर 16-18 होता था, गवर्नमेंट को लग रहा है कि लोग 15, 16, 18 डिग्री चलाएंगे तो इससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिट ज्यादा होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा, ज्यादा हमको रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे। तो अगर आप एसी को 18 की बजाय 24 पे चलाते हैं चिल्ड्रन,
ठीक ठाक एम्बिएंट एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। कोई आपको डीप फ्रीजर तो बनाना नहीं है, आप आलू तो है नहीं जो अपने आप को कोल्ड स्टोरेज में फ्रीज कर रहे हैं, तो 24 डिग्री पे भी सो कॉल्ड ठीक ठाक टेम्परेचर मिलेगा। होगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? जब इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम होगा तो एनटीपीसी वालों को भी जनरेट करने में ज्यादा टरबाइन चलानी नहीं पड़ेगी। समझ में आ गई बात? एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है? भाई वो सरवाइव करे, रेवेन्यू इतना हो कि कॉस्ट कवर होती रहे, और वेस्ट चिल्ड्रन क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम होना चाहिए। प्रॉफिट शुड बी देयर ताकि हमारा बिजनेस रिस्क हैंडल कर पाए, एंड आवर सेल्स वॉल्यूम शुड ग्रो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय शुड ऑल्सो ग्रो, और जो हम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे शुड ऑल्सो इंक्रीज। समझ में आ गया? Thereafter, personal objectives मतलब towards the employees, basically they should get good salary, bad salary, very good, congenial working conditions होनी चाहिए। ये ना हो कि खांस खांस के बेचारे को एस्थमेटिक बना दिया आपने। तो अगर आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं और वहां किचन है, तो किचन में शेफ के अच्छे वर्किंग कंडीशन के लिए आपको चिमनी यूज करनी चाहिए, नहीं यूज करनी चाहिए? करनी चाहिए। चांसेस ऑफ ग्रोथ एंड प्रमोशन शुड बी गिवन टू द एम्प्लॉइज, गुड वर्किंग कंडीशंस ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट पे क्लियर हो गया, एंड एम्प्लॉय शुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर गुड वर्क। अब ये वाले जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं चिल्ड्रन, दिस ऑल कवर मैनेजमेंट एज एन आर्ट बेसिकली। समझ में आ गया? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में होता है कि भाई अगर आप 4 साल जॉब कर लिए, अब आपकी पोस्ट ये हो गई, 10 साल और जॉब कर लिया, अब और प्रमोट हो गए। इज इट ऑलवेज देयर इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो? नो। आप अच्छा काम करेंगे तो प्रमोशन मिलेगा, अच्छा काम नहीं करेंगे तो प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो अब ध्यान से सुनिएगा, हर 5 साल में प्रमोशन इज ड्यू। असिस्टेंट से सीनियर, सीनियर से मैनेजर, मैनेजर से सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल दैट, आप बढ़ते जाएंगे हर 5 साल में। ये मैनेजमेंट एज अ साइंस हो गया, क्योंकि आपके ऑफिस के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में ये लिखा है। बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छा तो प्रमोशन, वरना डिमोशन। दैट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट। समझ में आ गया? चलिए, सो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की आगे बात करते हैं, फीचर्स की चिल्ड्रन। तो मैनेजमेंट इज सो कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? इट इज एप्लीकेबल एट एवरी एरिया ऑफ वर्क चिल्ड्रन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सबको क्लियर हो गई। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, आपको प्लान या ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। कैसे लोगों को मैनेज करेंगे, कितने लोग चाहिए, सही आदमी को सही जगह पे रिक्रूट करना, उसको बताना कि तुम क्या काम करोगे, थोड़ा सा लो फील करेगा तो उसको मोटिवेट करेंगे, उसके काम को करने का तरीका ध्यान देंगे आप, दैट इज सुपरविजन। एंड जब भी आपको लग रहा है आउटपुट जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, कंट्रोल करके कम करेंगे। आउटपुट कम प्रोड्यूस हो रहा है तो ट्रेनिंग देंगे ताकि आउटपुट बेटर प्रोड्यूस हो जाए, तो इट इज नोन एज कंट्रोलिंग। तो बच्चों यहाँ पे POSDC आ गया सबका सब। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, व्हाट टू परचेज, व्हेन टू प्रोड्यूस, एट व्हाट प्राइस इट इज टू बी सोल्ड, सस्ता और अच्छा फाइनेंस कब मिलेगा और कब एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। शादी का सीजन स्टार्ट होने वाला है, क्या जिस दिन पहला लगन का मुहूर्त होगा उसी दिन अमिताभ बच्चन जी कल्याण ज्वेलर्स का एडवर्टाइजमेंट करेंगे? नो, काफी टाइम पहले, क्योंकि उस दिन थोड़ा कोई खरीदेगा। तो राइट टाइम फॉर एडवर्टाइजमेंट क्या है? ये भी मैनेजमेंट है चिल्ड्रन। क्या मैनेजमेंट बस जीवन में एक ही बार लगेगा? नो, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हर साल आप देखते होंगे सर्दी का सीजन खत्म होता है, होली के आसपास कोल्ड ड्रिंक के एडवर्टाइजमेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो लोग एडवर्टाइजमेंट अगर नहीं देखेंगे, क्या कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे? कंपनी को लगता है पियेंगे, बट अगर हम एडवर्टाइजमेंट देंगे तो सेल थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अभी 1 महीना पेप्सी का एडवर्टाइजमेंट ना है, व्हाट पीपल वुड थिंक, पेप्सी बंद हो गई। कोक का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, तो कोक का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, आप देख भी रहे हैं, आपके दिलो दिमाग जहन में बस चुकी है कोक, आलिया भट्ट नहीं, कोक। समझ में आ गया? कुछ लोग आलिया भट्ट समझ लेते हैं जब मैं कोक का एग्जांपल देता हूं। तो आपके घर में गेस्ट आए, मम्मी ने कहा जाओ जरा टॉयलेट वाटर बाबा रामदेव वाला ले आओ, कोल्ड ड्रिंक ले आओ। हाँ, बाबा रामदेव टॉयलेट वाटर बोलते हैं, एकदम सही बोलते हैं, मैं पूरी तरह सहमत उनके साथ। तो आप गए शॉप पे, अब दिमाग में क्या चल रहा है, आलिया भट्ट या कोक, तो आप शॉपकीपर से क्या मांगेंगे? आलिया भट्ट मांगेंगे, कोक मांगेंगे? नहीं नहीं, कोक में भी आती थी, पुराना ऐड हो गया, आजकल वीको में आ रही है, झाग नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, अरे सब में आती थी, बट हमें नहीं जानना है किसमें वो आ रही नहीं आ रही है, हमारी जो पढ़ाई है हम उस पर इंटरेस्टेड है।
तो बार बार ये चीज मैनेज करनी पड़ेगी। तो पहले से एड कंपनीज को बोल दिया है कि भाई इस तारीख से हमारी कोल्ड ड्रिंक का मतलब टॉयलेट वाटर का एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर देना। समझ में आ गया? बरसात के मौसम में बच्चों को मच्छर बहुत काटते हैं और बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं, तो गोदरेज का एक वो गंदी स्मेल वाला डिओड्रेंट चलता है ना, ओडोमॉस रोल ऑन वाला, वो लगा लीजिए। तो हर छोटे बच्चे की वो स्कूल की ड्रेस में मम्मी लगाती हैं, ऐसा लग रहा है कि मच्छर कटवाने ही भेज रहे हैं, स्कूल पढ़ने भेज नहीं रहे हैं। समझ में आई बात कि नहीं? जैसे ही सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है, वो विक्स वाला है कि यहाँ से विक्स उठेगी यहाँ जाएगी, यहाँ से उठेगी यहाँ जाएगी। समझ में आया कि नहीं? बच्चे भी सोचने लगा ले, बट वो इंद्रधनुष फॉर्म ही नहीं हो रहा है। चलिए, तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस चिल्ड्रन। तो चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, डायरेक्टिंग हो, स्टाफिंग हो, ये खत्म नहीं होगा, ये हमेशा चलता रहेगा। समझ में आ गया? तो इन्फोसिस ने लेटेस्ट से 1998 में कुछ 50 इंप्लॉइज को हायर किया था। भाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्फोसिस का एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ गया, तो एम्प्लॉयमेंट फिर होगा। तो हर साल वो लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, कभी ज्यादा कभी कम। देयर आफ्टर वो रिटायरमेंट भी तो हो रहा है लोगों का, धीरे धीरे लोग जाएंगे तो उनको और रिक्रूट करना पड़ेगा। इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। सबसे पहले देखिए चिल्ड्रन, व्हेन वी से मैनेजमेंट ऑफ वर्क, क्या एक तरीके का काम है? बस ढेर सारे काम होते हैं ऑफिस में। डू वी नीड टू मैनेज ओनली वन पर्सन? वी हैव मेनी पीपल। सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट नीड्स। किसी को तनख्वाह ज्यादा चाहिए, कोई कह रहा है तनख्वाह तो ठीक मिल रही है मेरे को, प्रमोशन, और कोई काम सीखना चाहता है। समझ में गया? काम सीखना चाहता है मतलब ऐसी किसी को भर्ती कर लिए? अरे ऐसे नहीं, जूनियर मैनेजर है, उसकी भी चाहत है कि भाई मैं इस ऑफिस का हेड इंचार्ज बन जाऊं, लोगों के ऊपर ज्यादा सो कॉल्ड डोमिनेट करूं अपने आप को। तो मैं इंतजार कर रहा हूं कि मेरा सीनियर मैनेजर मर ना जाए, कभी जाए किसी ऑफिस की मीटिंग में हफ्ते भर के लिए, तो हमको अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर जाए, तो हम उसकी जगह रोल प्ले करेंगे। अंडरस्टूड दिस? कॉमन गोल कैन बी मेट थ्रू वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। कॉमन गोल मतलब पूरे ऑफिस की एक्टिविटी को जीरो कर दें? नो, कि भाई हमारा सेल टारगेट बढ़े। तो सेल टारगेट कैसे बढ़ेगा? सिर्फ एक सेल्समैन की वजह से? नो, सबको मिलके काम करना पड़ेगा। तो जहां भी जाएंगे सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाएंगे? नो, जो काम जिसको दिया गया है, अप टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी दे शुड परफॉर्म इट। डायनेमिक का मतलब क्या होता है बच्चों? डायनामाइट लगाना है? नो, डायनेमिक का मतलब होता है चेंजिंग। अभी मान लीजिए एआई आ रहा है चिल्ड्रन, अब हर ऑफिस में जो कॉरपोरेट्स हैं उनको, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे आप काम करें। तो मान लीजिए कि मैं एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी चलाता हूं, तो मेरे पास तभी कोई कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट का टारगेट लेके आएगी जब उनको लगेगा कि इनके थ्रू एडवर्टाइजमेंट कराएंगे तो सेल्स बढ़ जाएंगी। तो मेरे अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अब मैंने एम्प्लॉयज को बोला ऐसा टेक्स्ट लिखो कि उस पंच लाइन को देखकर प्रोडक्ट दनादन बिके। अब भाई हर इंसान की एक सोचने की फिक्स एबिलिटी होती है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो हमारे एम्प्लॉय ने ट्रेनिंग कर ली एआई कोर्स की, गूगल को पायलट यूज किया, और वहां पे एक टेक्स्ट लिखा, फ्रेम अ पंच लाइन फॉर अ कंपनी हु डील्स इन सो कॉल्ड वो टूथपेस्ट, गंध मंजन नहीं, दंत मंजन। समझ में आ गया? एंड हु कुड बी द सो कॉल्ड, अदिति जी कुछ खा रही हैं क्या? क्या खा रही हैं? अच्छा, कॉफी भी पी रही हैं, चलिए कोई बात नहीं। सॉरी वो नहीं नहीं कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, खा पी सकते हैं लोग, पता लगा बिना खाए चलेगा तो आत्मा भटकेगी। चलिए कोई बात नहीं, बट कैमरा ऑफ कर दिया करिए भाई, नहीं तो नजर लग जाएगी कुछ मनुष्य लोगों की, या हो सकता है वो काला क्रॉस बना सर लिया बिस्किट पे। तो अब हमारे जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने गूगल बार्ड या माइक्रोसॉफ्ट को पायलट इसके ऊपर एक टेक्स्ट डाला, अ कंपनी वांट्स टू इंक्रीज द सेल ऑफ टूथपेस्ट as per the Indian scenario, which film celebrity or Bollywood celebrity would be taken to act as a brand ambassador and what should be the punchline? अब भाई आप 5 लोगों के बारे में सोचेंगे, 10 के बारे में सोचेंगे, बट पूरे इंडिया में कौन सबसे फेमस सेलिब्रिटी है? अमिताभ बच्चन जी के बाद, आलिया भट्ट जी के बाद, मेरे बाद, या वो कौन है अपने, विराट कोहली नहीं भाई वो, अरे एक और हैं, अरे जो रोबोट मूवी में थे क्या नाम था उनका, रजनीकांत जी के बाद हम 4-5 नाम सोच पाएंगे। बट एआई डेटा कहां से लेके आएगा? पूरे कंप्यूटर आईटी वर्ल्ड से सबसे लेके आएगा। तो उसने एक बढ़िया नाम दे दिया कि ये पंचलाइन रख लीजिए, और हमने कंपनी को बोला कि भाई वो जाके बात कर लीजिए सो कॉल्ड रणबीर सिंह से। उनसे क्यों बात करें, डाइवोर्स होने वाला ना, तो खाली हो जाएंगे, कोई काम नहीं है उनके पास।
समझ में आ गया? और लोग ज्यादा देखना भी चाहेंगे क्योंकि नेगेटिव ज्यादा चलता है सोसाइटी में पॉजिटिव से। खोपड़े में बात गई, नेगेटिव सोसाइटी में पॉजिटिव से ज्यादा चलता है। तो जब लोगों के अंदर ये आएगा भाई दो लोगों का डाइवोर्स हो गया, अब देखिए उसके उससे उसके काम पे क्या असर पड़ा। तो लोग रणवीर सिंह के ज्यादा फैन बनेंगे, आलिया भट्ट के कम बनेंगे। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, बट अब हो रहा है तो हम क्या करें। ओके, तो इन दैट केस अब ये एक एआई की हेल्प से हमने लोगों को ये मैसेज पहुंचाना है कि भाई ये टूथपेस्ट बहुत अच्छा था, रणबीर सिंह ने भी किया और आलिया भट्ट ने किया और उनका डाइवोर्स खत्म हो गया, मैरिज कंटिन्यू। अरे रणबीर कपूर सिंह एक ही बात है, समझ में आ गया? तो उनका जो डाइवोर्स था वो खत्म हो गया। अब शायद दो चार लोग जिनका डाइवोर्स होने वाला है वो वीको बजरदंती डाबर दंत मंजन या कुछ वैद्यनाथ दंत मंजन एंड ऑल दैट में यूज इट, अंडरस्टैंडिंग। तो डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम कैसे करना है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजमेंट। तो अभी चिल्ड्रन अगले साल आप देखिएगा टीचिंग इंडस्ट्री में ये एआई का बड़ा लॉजिक आने वाला है। क्यों आने वाला है लॉजिक? क्योंकि भाई टीचर्स को बच्चों के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाने हैं। अब जो सैंपल पेपर बाजार में बिक रहा है दलित दो कौड़ी वाला, उससे तो कोई भी छाप लेगा, बट नई क्रिएटिविटी क्या होगी, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होगा, तो टीचर्स को इसके ऊपर ट्रेनिंग दे दी ताकि डायनेमिक एनवायरनमेंट में आप काम करना सीखें। नहीं तो टीचर ने क्वेश्चन पेपर बनाया, सारे एमसीक्यू का आंसर ए चल रहा था, समझ में आ गया? बट जब आप कंप्यूटर के थ्रू कोई काम करते हैं तो मशीन थोड़ा ज्यादा बेटर काम कर लेती है ह्यूमन बीइंग से, क्योंकि मशीन के अंदर इमोशंस नहीं होते हैं। अब टीचर सोचेगा मेरे बच्चे हैं कहीं फेल ना हो जाए, चलो इजी पेपर बना दो। हाँ, टीचर खैर ऐसा नहीं सोच पाता है, कुछ तो यही सोचते हैं कि अच्छा ज्यादा कम नंबर आए ताकि बोर्ड में अच्छा नंबर आ जाए। तो इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ। अब अगर मैं बात करूं पतंजलि आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स लिमिटेड के चिल्ड्रन, ऐसा नहीं कि इंडिया में इनसे पहले आयुर्वेदिक प्रोडक्ट किसी का नहीं आता था, बैद्यनाथ का आता था। बट क्यों नहीं इतना हिट हो पाया जितने बाबा रामदेव हिट हो गए? क्योंकि बाबा रामदेव जी ने डायनेमिक फंक्शन अप्लाई किया। सर कैसे? बैद्यनाथ वाले हर चीज का चूरन निकालते थे और चूरन खाने में बड़ा कड़वा होता था। तो एन एवरेज पर्सन, इंडियंस का जो टंग का वो टेस्ट बड होता है ना, वो स्वीट होता है थोड़ा सा, तो मीठा ज्यादा अच्छा लगता है, कड़वा उतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए बचपन में भी आपकी गर्दन दबोची गई होगी दवाई ठूसने के लिए, दो चार कंटाप भी मार दिए गए होंगे, समझ में आ गया? तो बाबा रामदेव जी ने सोचा कि कैसे मैं इस चूरन इंडस्ट्री को थोड़ा सुपरहिट बनाऊं। एवरी चूरन गॉट कन्वर्टेड इनटू टैबलेट, एवरी चूरन गॉट कन्वर्टेड इनटू टैबलेट, क्योंकि इंडियंस को टैबलेट खाने की आदत थी, बट एलोपैथिक टैबलेट जो बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। इनका चूरन वाला टैबलेट नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसीलिए सुपरहिट हो गए। समझे बात को या बिल्कुल भी नहीं समझे? पक्का? चलिए, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, व्हाट आर द डिफरेंट गोल्स फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन? सेल मैक्सिमाइज करिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करिए, और शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ मैक्सिमाइज या क्रिएट करिए। तो अगर इस आप ओ सो कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको, अरे वो शब्द क्या है भाई, विजन, इस विजन से अगर आप काम कर रहे हैं तो योर बिजनेस वुड ग्रो लीप एंड बाउंड्स। बट अगर आपका ये बिजनेस का विजन है ही नहीं, आप सिर्फ अपनी तरक्की चाहते हैं, शेयर होल्डर की नहीं चाहते, क्या आप बहुत ग्रो कर पाएंगे? नेवर। Schools to provide quality education, mobile phone company to increase customer base, but customer base कैसे increase करें? एकदम घटिया मोबाइल सर्विस देकर, एकदम सस्ती 5 पैसे की कॉल है, 5 कॉल लगाते तो एक भी नहीं लगती है। क्या आप ऐसी सर्विस लेना चाहेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। तो आज कोई पेरेंट नहीं चाहता कि हमारे बच्चे की एजुकेशन खराब हो, और कुछ स्कूल वाले ऐसा सोचते हैं कि भाई फीस एकदम लो रखो तब बच्चे आएंगे। इज इट सो? नो, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड शुड बी वेरी 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 हाई। अभी मान लीजिए कोई स्कूल एक मॉरल के साथ आ गया, एक पंच लाइन के साथ आ गया, एवरी क्लास इज इंस्टॉल्ड विद लाइव कैमरास, और पेरेंट्स घर में बैठे हुए देख सकते हैं बच्चों की हरकतें। समझ में आ गया? तो बच्चे 7th 8th तक तो स्कूल में पढ़ लेंगे, फिर भाग जाएंगे कि हमारे सारे कर्म कांड घर में नजर आ जाएंगे, हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो स्कूल को समझ में आया तो स्कूल ने 8th क्लास के बाद कैमरे हटवा दिए ताकि बच्चे कंटिन्यू करें। खैर, तो फिर कैमरा लगेगा ही। एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल, तो भाई किसी भी इंडिविजुअल का क्या एफर्ट है, हमारा सेल्समैन कितना अच्छा काम कर पा रहा है। अब सेल्समैन तो बहुत बढ़िया काम कर पा रहा है, 4 सेल्समैन थे, 3 लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, एक नॉर्मल है। ये जो नॉर्मल वाला है काम ठीक से नहीं कर रहा, ये मालिक की बीवी का भाई लगता था, काम बिल्कुल नहीं कर पाता था, जीजा जी की कंपनी थी और जीजा जी ने इनको प्रमोट कर दिया। क्या बाकी 3 काम करेंगे? बिल्कुल नहीं काम करेंगे। नजर आता है मैनेजमेंट किसी को? नो, इट इज एन intangible force, it doesn't have any physical shape, only its efforts could be seen, so its presence can be felt जब टारगेट अचीव किए जाते हैं।
4 लोग की टीम थी, उन्होंने सेल्स 40% बढ़ा दी पिछले 3 साल में, और इसके पहले इतनी सेल कभी बढ़ी नहीं। इन चारों को इंसेंटिव दिया जाएगा, चारों को हो सकता है प्रमोट किया जाए। एक पर्टिकुलर बैंक था, चल रहा था नॉर्मल, मिस्टर एक्स वहां के नए मैनेजर बने। जितना बैंक ने पिछले 10 साल में फिक्स डिपॉजिट टेकअप किए, उतना मिस्टर एक्स के समय में 6 महीने में काम हो गया। तो मिस्टर एक्स को प्रमोट कर दिया गया जनरल मैनेजर, और बोला गया कि आप अपनी प्रैक्टिसेस सिखाइए इन दलिद्रों को, मतलब जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, कैसे आपने काम किया। तो ही सेड कि भाई जब लंच होता था 1 घंटे का, तो मैं 20 मिनट में खाना खा के 40 मिनट अगल बगल के अच्छे बिजनेसमैन जो हमारे सो कॉल्ड कस्टमर्स थे, उनको पर्सनली विजिट किया। उनसे मैंने कहा कि भाई आपका करोड़ों रुपए करंट अकाउंट में पड़ा रहता है, किसी काम का नहीं है, आप इसकी फिक्स डिपॉजिट करा दीजिए। जब आपको पैसे की जरूरत होगी 5 मिनट में आपका फिक्स डिपॉजिट इन कैश हो जाएगा। तो उनका भी काम बन गया और हमारा भी काम बन गया। पर्सनल रिलेशंस मैनेजर ने डेवलप किए, ये बातें सिखाई गई, तो बिजनेसेस आर डेवलपिंग दीज डेज। एक जमाना था बैंक के एम्प्लॉइज 4-5 बजे घर आ जाते थे, अब 4 बजे तक तो बैंक का काम करते हैं, 4 बजे के बाद बैंक को प्रमोट कैसे करना उसका काम करते हैं, और बेचारे 8-9 बजे तक एकदम बनिया की दुकान में बैंक की नौकरी चलती है। समझ गए बात को चिल्ड्रन? समझ में आ गया? किसी जमाने में टीचिंग प्रोफेशन बड़ा बढ़िया था, आज भी बढ़िया, ऐसी बात नहीं है, बट होता क्या था, 2 बजे स्कूल की छुट्टी, घर निकल लो अपना। अब क्या है, 2 बजे छुट्टी हो गई, अब कल टेस्ट है फर्स्ट पीरियड में, तो टीचर को टेस्ट पेपर बनाना है। टीचर भी चतुर हो गया, एआई यूज करके पेपर बना रहा है। अब ये टेस्ट पेपर बड़ा हिट रह जा रहा है स्कूल में। बाकी 4 टीचर का टेस्ट पेपर नॉर्मल सड़क छाप है। जब कोऑर्डिनेटर ने देखा तो बोला गया कि इस टीचर का अच्छा क्यों है, बाकियों का अच्छा क्यों नहीं है? तो कह रहा है कि मैं इनको सिखा दूंगा कैसे अच्छा बनना, पहले मेरे प्रमोट करो, मेरी सैलरी बढ़ाओ। तो स्कूल मैनेजमेंट ने सोचा इसकी सैलरी बढ़ाते हैं, कम से कम 3 लोगों को सिखा देगा एटलीस्ट। तो एज अ ओवरऑल इंस्टीट्यूशन इज डेवलपिंग। ओके, सो मैनेजमेंट इज कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे सोशल, चाहे पॉलिटिकल। इवन चिल्ड्रन, क्यों आज कांग्रेस की मिट्टी पलीत हो गई है? फैमिलीवाद जो है, परिवारवाद, वो खत्म नहीं हो रहा। पढ़े लिखे लीडर्स वहां पे भी हैं, बट क्या सोनिया चाची चाहती हैं पप्पू चाचा के अलावा या पप्पू भैया के अलावा किसी को आगे देश का विजनरी प्राइम मिनिस्टर बना? नो, बट बीजेपी वाले ऐसा नहीं चाहते, वो चाहते हैं जो अच्छा है वही आगे रहे। तो देयर इज नो फैमिली सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? तो आपके पापा ने एक्स लिमिटेड करके एक बहुत बढ़िया कंपनी खोली, 10 साल से मिस्टर एस वहां पे काम कर रहे हैं बड़ी मेहनत से। आप कल के छोरा छोरी एमबीए करके हार्वर्ड से चले आए, और आपके पापा ने आपको रिक्रूट कर दिया एज अ सीईओ, और खुद बन गए कंपनी के चेयरमैन, और इनको वही मैनेजर का मैनेजर ही बनने रह दिया। अब ये सेटिंग करनी चालू कर देगा बिना कंट्रोल पैनल में जाए, बॉयकॉट करेगा। क्यों? काम तो इसने किया, बट फ्रूट्स किसी और को मिल गए। तो फिर क्या करना चाहिए? इनको बना देना चाहिए सीईओ, और आपको बना देना चाहिए एवीपी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, ताकि इनको भी ये ना लगे कि मेरी कोई हैसियत, मेरी कोई औकात नहीं है, और आपको भी ऐसे ना लगे पिताजी हम ही भूल गए। समझे बच्चों? पक्का? तो चाहे एक इस्कॉन जैसा इंस्टीट्यूशन हो, आपने बच्चों गौड़ गोपाल दास जी का नाम सुना है? गौरंग दास जी का नाम सुना है? दे आर ग्रेजुएट्स फ्रॉम आईआईटीज, काफी कॉर्पोरेट जॉब्स इन्होंने किए। उसके बाद इनको लगा होगा यहाँ बहुत मेहनत पड़ रही है और औकात भी उतनी नहीं है। पढ़े लिखे भी अच्छे थे, भगवत गीता का ज्ञान हो गया, बोलना भी अच्छा जान गए, इस्कॉन ज्वाइन कर लिया। पहले दिन थोड़ा वो फैसिलिटी इनको मिली जो आज मिलती है, बट काफी धर्म का प्रचार प्रसार किया, काफी लोगों को मेंबर बनाया। इस्कॉन वालों को लगा कि इनको थोड़ा प्रमोट करो, इनको डायरेक्टर प्लानिंग बना दो, क्योंकि अगर ये भाग गए तो इस्कॉन की जो दुकान इतनी टनाटन हिंदुस्तान में चल रही है वो बंद हो जाएगी। एक्चुअली इस्कॉन इज एन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन, गॉट इट क्लियर? हरे रामा हरे कृष्णा का कृष्ण जी को प्रोडक्ट बना के काफी बेचते हैं यहाँ पे लोग, गॉट इट क्लियर? तो मैं भी यही सोच रहा हूँ ज्वाइन कर लूँ, इनको बोल तो अच्छा ही लेता हूँ। समझ में आ गया? तो डायरेक्टर प्लानिंग, डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड ऑल दैट करके इनको ज्वाइन करा लिया। अब खराब नहीं है इस्कॉन, मैं कोई बेइज्जती नहीं कर रहा है इसकी। जो लोग काफी आजकल वो उसमें चले, कौन सी एक नई बीमारी आ गई आजकल रईसों की, डिप्रेशन, डिप्रेशन वगैरह में चले जाते हैं। डॉक्टर तो वो कैलपॉल 0.25 mg खिला के खराटा मार के सोने को बोलता है। आपको चाहिए काउंसलिंग, आपको चाहिए थोड़ा सा धर्म ज्ञान, तो आप इन इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन मैं इनका कोई सेल्समैन नहीं हूं, आई एम नॉट द मेंबर ऑफ इस्कॉन और आर्ट ऑफ लिविंग एंड ऑल दैट। एक बार सोचा था इस्कॉन के मेंबर बन जाए, 90,000 रुपए मेंबरशिप थी, तो मैंने कहा पैसे को पहले म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, इट विल ग्रो अप देन आई विल ज्वाइन। तो आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जब ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका जो मेंटल ट्रॉमा है वो बहुत कम हो जाता है। क्योंकि पुराने जमाने में तो भाई घर में ही धर्म का ज्ञान दिया जाता था, अब ऐसा नहीं होता है, लोग पबजी खेल रहे हैं घरों में,
तो इसलिए एजेस ऑफ लाइफ में आपको ज्वाइन करना पड़ता है, लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में। तो चाहे इस्कॉन जैसा इंस्टीट्यूशन हो या श्री श्री रविशंकर जी का आर्ट ऑफ लिविंग हो, अच्छी बात है, सोसाइटी को लोग सिखाते हैं। तो सिखाने के लिए सब वही तो खुद नहीं कर लेंगे, उनको भी लोग चाहिए आगे। तो इन दैट केस दे ऑल्सो अप्लाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। समझ में आ गई बात चल रही है? और इकोनॉमिक में तो भाई अपने टाटा, अंबानी, अडानी ये सब आ जाएंगे, यहाँ तो मैनेजमेंट चाहिए चाहिए। और रीजन क्या है चिल्ड्रन? बिकॉज देयर इज डिफरेंस इन कल्चर, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री। अलग अलग लोग आते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में दूर दूर जगह से काम करने, सबकी अपब्रिंगिंग अलग हुई है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली हम कोशिश करते हैं एज फार एज पॉसिबल सबको बाइंड कर लें। किसी को छोटा या किसी को बड़ा होने का यहाँ पे ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि भाई आप हमारे नौकर हैं एंड ऑल दैट। नौकर तो सब हैं, अनिल अंबानी भी नौकर थे, मुकेश अंबानी भी नौकर है, रतन टाटा भी नौकर है, बट अगेन द लेवल्स आर डिफरेंट बेसिकली। खोपड़े में बात गई, ऑल परवेसिव समझ में आगे चल रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यूज करती है, इस्कॉन जैसा ऑर्गेनाइजेशन भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यूज करेगा, एज वेल एज टाटाज, गोदरेज, अंबानी, अडानी जितने हैं, दे ऑल यूज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। समझे बात? आपके घर में भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूज होता है। भैया की शादी है, मान लीजिए बारात आ गई है, वो होता है ना लिफाफे का एक्सचेंज, गेट पे ही एकदम वेलकम, हॉस्पिटैलिटी, मिलनी बोलते हैं जिसको। सबसे पहले बुआ जी के हस्बैंड की मिलनी करा दो फूफा जी की, नहीं तो मुंह फुलाए बैठे रहेंगे। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। समझ में आ गया? बट अगर सीनियोरिटी के हिसाब से चलें तो पहले नाना जी, दादाजी, मामा जी एंड ऑल दैट। लोग कम पड़ जाए तो किसी को भी पकड़ के फूफा, चाचा। एक दो बार मैं भी बन चुका हूं इस तरह से। मैंने कहा ये तो एक्सटेम्पोर था एकदम, ये तो बड़ा अजीब था, बड़ा अच्छा भी लगा, फिर लिफाफा मिला तो और अच्छा लगा। समझे? बट सबसे पहले किसकी मिलनी होनी चाहिए? फूफा जी की। एज के हिसाब से नहीं चलेंगे, मुंह फुलाने के हिसाब से चलेंगे। तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, चतुर मैनेजमेंट। समझ में? और बुआ जी फिर और अलग नौटंकी करेंगे। अंडरस्टैंडिंग? चलिए भाई, तो यहाँ पे बचा है बच्चों हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉलोड बाय कोऑर्डिनेशन चिल्ड्रन। ये हम अगले लेक्चर में, कल वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेक्चर अपलोड हो जाएगा। जो लायक हैं वो लाइक करेंगे, जो नालायक हैं वो कमेंट कर देंगे।